प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कारक के साथ में जुड़ा हुआ एक टॉपिक जिसका नाम है उपपद विभक्ति। संस्कृत व्याकरण के अंदर उपपद विभक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर जो वाक्य बनते हैं उपपद विभक्ति के अंतर्गत वो कुछ नियमों के हिसाब से बनते हैं। वो कारक चिन्ह के आधार पर उनमें परिवर्तन नहीं होता है। सामान्य तौर से हम कारक चिन्हों के आधार पर हम वाक्य का निर्माण संस्कृत भाषा में करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम उपपद विभक्ति के नियम के अंतर्गत हम उपपद विभक्ति के कुछ नियमों के आधार पर वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। उपपद विभक्ति के जो नियम हैं वो द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक चलते हैं। प्रथमा विभक्ति के अंदर कोई उपपद विभक्ति का नियम नहीं लगता है। तो हम देखते हैं द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के उपपद विभक्ति के नियम वो कौन कौन से हैं और किस तरह से वाक्य बनेंगे और किस तरह से एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। जी हाँ, यहाँ मैंने द्वितीय विभक्ति के उपपद विभक्ति के नियम कुछ लिख दिया बोर्ड पर। आप देखें, टॉपिक डाल दिया मैंने द्वितीय विभक्ति और उसके साथ ही उपपद विभक्ति के साथ द्वितीय विना कौन कौन से ऐसे शब्द हैं वो वाक्य में आपको दिखाई देंगे और उन वाक्यों के अंदर उन शब्दों को पहचान करके जो ब्रैकेट में या तो ऑप्शन में जो विभक्ति लिखी हुई है वो विभक्ति आपको भरनी है। तो देखिए आप, विना, विना का अर्थ होता है मतलब बिना, के बिना। जैसे जल के बिना मछलियाँ जिंदा नहीं रह सकती है, इंसान भी नहीं रह सकते हैं। तो परिता मतलब होता है चारों ओर। जैसे हमारे स्कूल के चारों ओर खेत हैं, हमारे स्कूल के चारों ओर पेड़ हैं, तो ये होता है परिता मतलब चारों ओर। समया और निकषा दोनों सिमिलर वर्ड हैं। इसका अर्थ होता है पास में। समया और निकषा मतलब पास में, जैसे उदयपुर के पास में चित्तौड़गढ़ है, इस तरह से। और प्रति का मतलब होता है की ओर। जैसे किसान खेत की ओर चला जाता है, प्रातःकाल बच्चे विद्यालय की ओर चले जाते हैं। अभी नहीं जाते हैं, अभी तो घर पे ही हैं। तो इसका मतलब है, प्रति का मतलब होता है की ओर, जैसे गांव की ओर, शहर की ओर। और जैसे कि पैंथर जंगल की ओर भाग गया, ये की ओर प्रति शब्द है। प्रति, प्रति का मतलब है की ओर। इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, किया जाता है। इसके अलावा भी खूब सारे नियम है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये सारे नियम जो यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिखे हैं वो इसमें आएंगे। और इसमें एक उदाहरण देख लें आप। तो उदाहरण दिए गए हैं, ब्रैकेट में जो शब्द हैं उसके अंदर आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। इसमें 4 ऑप्शन आएंगे, मैंने अभी ऑप्शन नहीं लिखे हैं। देखिए आप, निकषा, निकषा का मतलब होता है निकट या पास में। सरिता अस्ति, निकट नदी है। किसके निकट नदी है? ग्रामम, गांव के निकट। अब के आ रहा है ना, तो के हिसाब से तो षष्ठी विभक्ति लगती कारक चिन्ह के आधार पर, लेकिन उपपद के कुछ नियम हैं उसके आधार पर इसमें षष्ठी विभक्ति नहीं लगेगी। निकषा होने के कारण, निकषा का मतलब निकट, निकषा लिख रखा है यहाँ पर। निकषा मतलब पास में, द्वितीय लगेगी यहाँ पर। तो निकषा जहाँ वर्ड हो द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। यानी ग्राम शब्द के अंदर ये नपुंसक लिंग के हिसाब से चलेंगे। फल शब्द के अकॉर्डिंग तो गाँव का हम लिख देंगे ग्रामम और एक वचन लगाएंगे इसमें, क्योंकि एक वचन का प्रयोग यहाँ पर होगा। दूसरा है प्रातः काले कृषक प्रति गच्छति। प्रातः काल यानी इन मॉर्निंग किसान, कृषक का मतलब किसान, प्रति मतलब की ओर, गच्छति मतलब जाता है, खेत की ओर जाता है। क्षेत्र मतलब होता है खेत। तो ये जो है द्वितीय विभक्ति, वैसे पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की द्वितीय विभक्ति एक वचन एक जैसा रहते हैं। जैसे फलम होता है वैसे रामम होता है, बालकम होता है। क्षेत्र का क्या हो जाएगा? क्षेत्रम हो जाएगा। तो द्वितीय विभक्ति के अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर क्षेत्रम, ऊपर अनुस्वार लगा दिया हमने यहाँ पर। उसी तरह से तीसरा वाक्य है, उसमें है विना जीवनम नास्ति, के बिना जीवन नहीं है। किसके बिना? जल के बिना। षष्ठी आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आएगी, क्यों? कि इसमें विना शब्द है। विना के योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी 3 विभक्तियां लगा सकते हैं हम। विना, सिर्फ विना के योग में, द्वितीय में भी विना लगा सकते हैं, विना में द्वितीय भी लगा सकते हैं, विना में तृतीय भी लगा सकते हैं और विना में पंचमी भी लगा सकते हैं। ये सिर्फ विना के लिए लागू है। और विना का मतलब है के बिना, यानी जल के बिना जीवन नहीं है। तो जल में हम क्या करेंगे? जलम लिख देंगे यहाँ पर शब्द, अनुस्वार लगा देंगे ऊपर, द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। भले इसका अर्थ कुछ भी होता हो, इसका अर्थ यही निकलेगा कि जल के बिना जीवन नहीं है। फिर द स्टडी परितः क्षेत्राणि संति। द स्टडी हमारे स्कूल का नाम है। और विद्यालय का क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति एक वचन, याद करें। फलम फले फलानी बालकम, तो आप पुल्लिंग मानो, नपुंसक लिंग है विद्यालय, तो क्या हो जाएगा? फलम के अकॉर्डिंग फलम फले फलानी, विद्यालयम आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे विद्यालयम, शब्द आ जाएगा विद्यालयम। तो इस तरह से आपको एग्जाम में भी करना है। ये भी ने विद्यालयम लिख दिया। उसके बाद में है समय हरिद्वार अस्ति। समय मतलब होता है निकट या पास में। देखें आप, यहाँ पर लिखा हुआ समय मतलब पास में। समय निकषा का सेम अर्थ है। पास में हरिद्वार है, किसके पास में? गंगा के पास में। गंगा, तो गंगा स्त्रीलिंग शब्द है, तो भी द्वितीय एक वचन क्या हो जाएगा इसका? स्त्रीलिंग शब्द का लताम, लते। उस तरह से यहाँ पर गंगा का क्या हो जाएगा? लता शब्द के अकॉर्डिंग गंगाम हो जाएगा।
आप ऊपर भी लगा सकते हैं इसको, आप यहाँ म लिख करके हलंत भी कर सकते हैं। अगर सामने स्वर हो, सामने स्वर नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनुस्वार हम यहाँ पर लगा देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो ये हो जाएगा गंगाम समय हरिद्वार अस्ति, द्वितीय विभक्ति लगा दी हमने। तो इस तरह से ये द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक के ये नियम चलेंगे। आज हमने इस वीडियो के अंदर सिर्फ द्वितीय विभक्ति का अध्ययन किया है। नेक्स्ट हम वीडियो में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी अलग अलग विभक्तियों का अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच। और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एक बार पुनः आप जरूर देखें, और इस पूरे को जितने एग्जाम्पल और रूल लिखे हैं ये आपको कॉपी के अंदर लिखने ही हैं। देख लें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, थैंक यू सो मच।